So we have covered the topic of section 6 and section 8. तो हमारे पास section 9 रहता है अभी देखने वाला। तो कल हमने section 18 को एक रेफरेंस दिया था, तो 18 को हम जरूर कवर अप करेंगे आज, बिकॉज तभी आप रिलेशन ऑफ सेक्शन 6 एंड सेक्शन 18 को समझ पाएंगे। करेक्ट कि व्हाट इज शिफ्टिंग ऑफ पीरियड एंड व्हाट इज ऑप्शन। सो दैट इज द रीजन आज मैं आपको सेक्शन 18 एंड सेक्शन 19 और 18 कराऊंगा। लिमिटेशन एक्ट था अलॉन्ग विद सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पहले हम सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस के तौर पे इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद इट व्हाट इट हैज टू से। तो मैं आपको पहले इसके बेसिस के ऊपर मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे समझाऊंगा ये कि व्हाट इट हैज टू से। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो मैंने यहां पर एक टाइमलाइन बनाई है। तो उस टाइमलाइन के अंदर आई हैव शोन टू डेट्स, वन इज रेकनिंग पीरियड एंड वन इज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, एक्सपायर हो रहा है स्टेट। करेक्ट। तो मैंने यहां पर दो डेट्स बनाई हैं आपकी, रेकनिंग एंड प्रिस्क्राइब्ड, एंड दिस इज द टाइमलाइन विच वी हैव। तो हम 18 की स्कोप को पढ़ने के लिए तो मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इस पीरियड के दौरान जो ऑपोजिट पार्टी है, जो डेटर है, वो एक एक्नॉलेजमेंट करता है। करेक्ट। या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद एक्नॉलेजमेंट कर रहा है। तो वी कैन हैव एक्नॉलेजमेंट एट टू स्टेजेस। एक्नॉलेजमेंट होता क्या हम देखेंगे। तो वो एक्नॉलेज कर रहा है आपके राइट को, किसी भी राइट को बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, या फिर एक्नॉलेजमेंट कर रहा है आपकी आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ना ये एक्नॉलेजमेंट दो तरीके की हो सकती है। दिस एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड्स प्रॉमिस टू पे बैक, और दिस एक्नॉलेजमेंट डजंट इंक्लूड प्रॉमिस। टू पे बैक, फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से पैसे लेने थे, वो इंसान कहता है हाँ मैंने तुझे पैसे देने हैं और मैं प्रॉमिस भी करता हूं मैं तुझे पैसे दूंगा। सो ही एक्नॉलेजेस दैट ही इज अंडर अ लायबिलिटी, प्लस ही मेक्स द प्रॉमिस टू पे बैक। और इट कैन हैपन कि ही मेक्स द एक्नॉलेजमेंट प्लस ही डजंट मेक एनी प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज मानता हूं मेरी लायबिलिटी है बट मैं पैसे नहीं दूंगा। सो दैट इज द सिचुएशन। तो एक्नॉलेजमेंट होती क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, हम उसको कवर अप करेंगे तो आपको समझाऊंगा व्हाट इट टॉक्स अबाउट। बट अभी आप एक बार इसको समझ ले कॉन्सेप्ट को। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसके बाद हम वर्ड एक्नॉलेजमेंट को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद एक्नॉलेजमेंट करी है तो ये भी एक्नॉलेजमेंट दो टाइप की हो सकती है, एक्नॉलेजमेंट विद प्रॉमिस या एक्नॉलेजमेंट विदाउट प्रॉमिस। क्लियर है? तो अब गौर से सुनना है। दिस is the scope of section 18 of limitation act. And this, only this part, ये वाला नहीं, is the scope of section 25 of Indian Contract Act. तो पहले मुझे आपको दोनों की स्कोप को दिखाना था कि अगर आप इन दोनों की स्कोप को देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमें अननेसेसरी डिफरेंशिएट नहीं करना। दोनों को डिफरेंशिएट तो करना है बट अननेसेसरी डिफरेंशिएट नहीं करना, बिकॉज इन दोनों की स्कोप में बहुत फर्क है।
जो सेक्शन 18 में एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही है, इट दैट एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड्स प्रॉमिस एंड नो प्रॉमिस, दोनों एक्नॉलेजमेंट्स आ रहे हैं। बट वहां पर जो एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही है, वहां पर एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही है व्हेन इट इज मेड ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। बट सेक्शन 25 में जो एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही है, वो एक्नॉलेजमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस वाली एक्नॉलेजमेंट है। मींस एक्नॉलेजमेंट कंटेन्स अ कंडीशन एज टू प्रॉमिस टू पे बैक, एंड यहां पर जो एक्नॉलेजमेंट है ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद है। करेक्ट। तो यहां तक आप समझे, ये डिफरेंस आप समझे। ये चार्ट हमने अधूरा बनाया है अभी, एक बार मैं आपको कंप्लीट करके एक्नॉलेजमेंट का मतलब समझा दूं, उसके बाद फिर हम इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। करेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। जो एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है यू आर एक्नॉलेजिंग योर लायबिलिटी, बट जरूरी नहीं है इसमें आपका प्रॉमिस टू पे। तो इसलिए लिमिटेशन एक्ट में कब एक्नॉलेजमेंट को लिखा गया, तो उन्होंने सेक्शन 18 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी। करेक्ट। उस एक्सप्लेनेशन में बताया कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है। मैं आपको वो एक्सप्लेनेशन को पढ़कर सुनाता हूं, पढ़ाता हूं, उसके बाद फिर हम सेक्शन 18 के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। Now, let's see. Let's start with it. तो मैं आपको सेक्शन 18 को समझा रहा हूं यहां पे। तो 18 के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास 18 की एक्सप्लेनेशन है। इसको मैं अलग अलग कलर के पेन्स के साथ मार्क करूंगा कि आपको समझ आ पाए कि क्या कहता है और उसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। तो पहले मैं इसको मार्क कर रहा हूं कि आप अपने बैराक्स के अंदर इसको साथ साथ मार्क कर सके। तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज दिस। दिस इज सेकेंड। This is third. This is fourth. And this is fifth. तो अगर आप गौर से देखते हैं, मैंने इसको 5 अलग अलग कलर्स के साथ इसको लिखा है, डायग्राम को मार्क किया है। इन्होंने एक्सप्लेनेशन के अंदर वर्ड एक्नॉलेजमेंट को बताया, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है जी। इन्होंने एक्नॉलेजमेंट को मीनिंग नहीं बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट। इन्होंने कहा एक्नॉलेजमेंट के अंदर आता क्या है। करेक्ट। तो पहला कहता है कि अगर आप किसी इंसान को एडमिट कर रहे हो कि हाँ आपकी लायबिलिटी है, बट आप उसके बारे में एग्जैक्ट नेचर के बारे में स्पेसिफाई नहीं कर रहे, आप उसको एग्जैक्टली नहीं बता रहे कि आप कौन सी लायबिलिटी को एडमिट कर रहे हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने हैं। आपने लिखा मैंने तुम्हें कुछ पैसे देने हैं, मैं एडमिट करता हूं। तो आपने कुछ कहा, आपने ये नहीं कहा मुझे आपको 10,000 देने हैं। तो आपने कुछ कह दिया, आपने उसकी एग्जैक्ट नेचर नहीं बताई प्रॉपर्टी की। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे एग्रीकल्चर लैंड के पोजेशन में हैं। आप मुझे पोजेशन, आप फोन करके आप मुझे कहते, सॉरी, आप मुझे लेटर में लिखकर कहते हैं कि जी, कि मैं पोजेशन में हूं, वो प्रॉपर्टी आपको वापस कर दूंगा जिसके मैं पोजेशन। आपने ये नहीं उसमें लिखा कि एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है, आपने कहा जिस प्रॉपर्टी के मैं पोजेशन में हूं वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। सो यू हैव नॉट मेंशन्ड एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। लॉ कहता है तब भी ये सफिशिएंट है एक्नॉलेजमेंट। दिस इज द वैलिड एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट, अगर आपने किसी इंसान को कोई चीज पे करनी थी, कोई आपने एक्ट परफॉर्म करना था, या कोई चीज आपने डिलीवर करनी थी, अगर आप एक्नॉलेजमेंट करते समय आप कह देते कि इसका टाइम नहीं आया है,
पे करने का, इसका टाइम नहीं आया अभी डिलीवर करने का, इसका टाइम नहीं आया इसकी परफॉर्मेंस का, वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, आप मुझे फोन करके कहते हो मैं मानता हूं तुम्हें 10,000 रुपया देने हैं, बट वो 10,000 तो मैंने 2030 में तुम्हें देने हैं, अभी उसका टाइम नहीं आया देने। तो यहां पे आपने अवर किया है कि द टाइम हैज नॉट कम, तो बोलते ये भी एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट है। थर्ड टाइप ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट जो उन्होंने बताई, दैट वेयर इट इज वेयर यू हैव अकंपनीड बाय अ रिफ्यूजल टू पे। आप कहते हो मानता हूं मैंने पैसे देने हैं बट मैं पैसे दूंगा नहीं। आपने कहा मैं मानता हूं मुझे प्रॉपर्टी को डिलीवर करना है बट मैं प्रॉपर्टी को दूंगा नहीं। मैं मानता हूं मुझे इस एक्ट को परफॉर्म करना है बट मैं करूंगा नहीं। तो इस केस के अंदर ये एक्नॉलेजमेंट वैलिड ही काउंट होगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि कब आप एक्नॉलेज कर रहे हो तो प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट नेचर के बारे में बताओ। इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आप एक्नॉलेज कर रहे हो तो टाइम ऑफ पेमेंट आप कहो कि आ गया, इवन दो आप कह रहे हो कि टाइम ऑफ पेमेंट नहीं आया है, बट आप एडमिट कर रहे हो कि पेमेंट मुझे करनी है, बट आप साथ में ये कह रहे हो कि टाइम ऑफ पेमेंट नहीं आया, इट इज अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। अगर आप कंपनी कर रहे हो बाय रिफ्यूजल टू पे, मतलब कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ मुझे पैसे देने हैं, बट साथ में कह रहे हो मैं पैसे नहीं दूंगा, तो मैं डिलीवर नहीं करूंगा, दैट इज अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। उसी तरीके से अगर आप एक्नॉलेज कर रहे हो बट एक्नॉलेज करते हुए साथ में कोई सेटअप उठा लेते, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे 10,000 देने हैं, आप मुझे 10,000 मांगने के लिए आए, मैंने कहा देखो मैंने 10,000 देने हैं, मैंने आपसे 8,000 लेने हैं, तो सिर्फ 2,000 बच गया, तो यहां पर मैंने सेटअप को क्लेम किया है, ये वैलिड एक्नॉलेजमेंट ही काउंट होगी। थर्ड, अगर आप एक्नॉलेजमेंट किसी थर्ड पर्सन को कर देते, वो भी एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट काउंट होगी, राइट। तो अब गौर से सुनना है एक्नॉलेजमेंट कहता क्या है। एक्नॉलेजमेंट होता है व्हेन यू आर एडमिटिंग समथिंग, व्हेन यू आर एक्नॉलेजिंग समथिंग। ठीक है, आप इसमें एडमिशन करें, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा कि मुझे तुमसे 10,000 लेने हैं। मैंने कहा कौन से 10,000? मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है 10,000 देने की, मैंने आपसे कोई 10,000 पकड़ा ही नहीं, यहां पर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, इसको हम एक्नॉलेजमेंट नहीं कहेंगे। आप मेरे पास 10,000 मांगने के लिए आए, मैंने कहा हाँ मैंने 10,000 देने हैं आपको, बट मैंने आपसे 20,000 लेने भी हैं, इसलिए उसमें एडजस्ट हो। सो टेक्निकली आपने एक बार अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज किया है, आपने कहा है हाँ मैं लायबिलिटी में हूं, बट बाद में आपने सेट ऑफ उठाकर उसको खत्म कर दिया। बट एक बार तो आपने एक्नॉलेज की ना अपनी लायबिलिटी, इट इज अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। ये वैलिड एक्नॉलेजमेंट काउंट होती है एज पर द एक्सप्लेनेशन, करेक्ट। उसी तरीके से आप मेरे पास आए पैसे मांगने के लिए 10,000, मैंने कहा हाँ मैं मानता हूं मुझे 10,000 देने हैं, बट वो पेएबल 6 महीने के बाद है, अभी नहीं, आप अभी नहीं मांग सकते। तो यहां पर टेक्निकली मैंने अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज तो करा है, बट उसमें कंडीशन लगा दी कि बट ये लायबिलिटी 6 महीने के बाद है, बट आई हैव मेड द एक्नॉलेजमेंट ना, इट्स अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। अगर मैं कह देता हूं कि नहीं मैं तो अपने सारे पैसे दे चुका हूं आपको, या फिर मैंने आपसे पैसे ही नहीं लिए हैं, यहां पर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हाँ, रिफ्यूजल टू पे, आप मेरे पास पैसे मांगने के लिए आए, मैंने आपको कहा कि हाँ मानता हूं मैंने आपको पैसे देने हैं बट मैं दूंगा नहीं, तो यहां पर आपने अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज किया है, चाहे इट इज कपल्ड विद द रिफ्यूजल टू पे, वी आर नॉट कंसर्न्ड। तो कब आपको एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है तो एक्सप्लेनेशन कहती क्या है, अगर आप इसको एक स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कभी भी देखें, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी लॉ को देखना है, सो लॉ आप हमेशा एक ऐसे एंगल से देखें किस एंगल से वो बना है। ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में इन्होंने एक्नॉलेजमेंट को डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट। चलो मैं आपको ना पेपर पेन पे सिखाता हूं, आपको बोर्ड पे सिखाता हूं व्हाट इट हैज टू से।
तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, व्हेनेवर यू स्टडी, अगर आप घर में भी बैठकर पढ़ते हैं तो प्लीज इन चीजों को हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। ठीक है, ये कहता क्या है? तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये कहता है कि जो वर्ड एक्नॉलेजमेंट है, करेक्ट, हम एक्नॉलेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन में इसका मीनिंग नहीं दे रखा। हम गलत पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर हम सोचते हैं कि इसका मीनिंग मेंशन्ड है। नो, एक्सप्लेनेशन में इसका मीनिंग मेंशन नहीं। तो जो एक्सप्लेनेशन है उसमें इसका मीनिंग मेंशन नहीं है, तो हम जो वर्ड एक्नॉलेजमेंट है उसको हम जनरल मीनिंग देंगे। जो हमारे पास जनरल मीनिंग होता है, दैट इज टू एक्नॉलेज, टू एडमिट द लायबिलिटीज, हम वो मीनिंग देंगे। फिर एक्सप्लेनेशन कहती क्या है? एक्सप्लेनेशन कहती है कि आपने एक्नॉलेजमेंट के अंदर अगर जनरल मीनिंग दिया आपने, प्लस उसके साथ आपने कुछ टर्म्स या कंडीशंस को ऐड कर दिया, तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये एक्नॉलेजमेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो आप एक्नॉलेजमेंट के साथ लिख रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन में मेंशन्ड है। तो आप गौर से अगर आप देखें, अगर आप इसको आप ध्यान से देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ने टर्म एक्नॉलेजमेंट को डिफाइन नहीं करा। उन्होंने कहा कि अगर आप एक्नॉलेजमेंट करते समय इन चीजों को भी साथ में बोल देते हैं, लिख देते हैं, आप इन कंडीशन या टर्म्स को अटैच कर देते हैं, तो उस केस में चाहे आपने इन टर्म्स को अटैच किया है, एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट ही काउंट होगी। तो मतलब कि एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट के अंदर, एक्नॉलेजमेंट इज कपल्ड विद दीज वर्ड्स आर नॉट गोइंग टू इफेक्ट द एक्नॉलेजमेंट। तो एक्सप्लेनेशन डजंट डिफाइन द टर्म एक्नॉलेजमेंट, एक्सप्लेनेशन मियरली प्रोवाइड्स कि अगर कोई चीज एक्नॉलेजमेंट की डेफिनेशन में फॉल कर रही है तो मियरली इन चीजों के कारण वो एक्नॉलेजमेंट की डेफिनेशन से बाहर नहीं आएगी, वो एक्नॉलेजमेंट की डेफिनेशन में ही रहेगी। और एक्नॉलेजमेंट की डेफिनेशन हम जनरल मीनिंग से लेते हैं, जो इंग्लिश मीनिंग उसको दे रखा है। सो आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है कि एक्नॉलेजमेंट को डिफाइन नहीं किया गया एक्सप्लेनेशन में, इसलिए एक्नॉलेजमेंट को हमने जनरल इंग्लिश मीनिंग देना है। तो जनरल इंग्लिश मीनिंग के अंदर एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है टू एडमिट या टू एक्नॉलेज समथिंग और सम लायबिलिटी, दैट इज द जनरल इंग्लिश मीनिंग। तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर आप कुछ एडमिट कर रहे हो या फिर आप कुछ एक्नॉलेज कर रहे हो, कोई भी लायबिलिटी, उनके साथ अगर आप ये टर्म्स को लिख देते हो या इन कंडीशंस को बोल देते हो जो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, तो वो आपके एक्नॉलेजमेंट को इफेक्ट नहीं करेगी। तो उन केसेस के अंदर एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट ही काउंट, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी एक्नॉलेजमेंट। तो अगर कोई चीज एक्नॉलेजमेंट में फॉल ही नहीं हो रही, इंग्लिश मीनिंग एक्नॉलेजमेंट में फॉल ही नहीं हो रही अगर कोई चीज, तो वहां पर एक्सप्लेनेशन लग ही नहीं सकता। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ पाएंगे। आप मेरे पास आए, आपने मुझसे 10,000 रुपए मांगे, मैंने कहा हाँ मैं मानता हूं मैंने 10,000 दे दी, बट मैं 10,000 नहीं दूंगा। करेक्ट। तो अब हम इसको लिखकर देखते हैं कि व्हाट इट हैज टू से। मैंने कहा आई एडमिट दैट
I have to pay 10,000 rupees. But I will not pay. मैंने कहा मैं एडमिट करता हूं मुझे 10,000 रुपए देने हैं, बट मैं नहीं दूंगा। करेक्ट। अगर हम जनरल मीनिंग के कारण देखते हैं तो ये जो पार्ट है, आई एडमिट आई हैव टू पे, दिस इज एक्नॉलेजमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन, दिस पार्ट will not affect this acknowledgement. इसलिए this whole statement will amount to acknowledgement. Right? This is the scope. ठीक है। अगर मैं इसी को ही चेंज कर देता, मैंने कहा I have taken no money from you and I will not pay anything or deliver anything. ठीक है, मैंने कहा कि जी मैंने आपसे कोई पैसा ही नहीं लिया तो मैं आपको पे बैक क्यों करूं। तो अगर आप जनरल इंग्लिश मीनिंग के बेसिस पे देखते हो, यहां पर कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं हुई। तो यहां पे अगर कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं हुई तो एक्सप्लेनेशन ऑपरेटिव ही नहीं हो सकती। तो इसलिए इन दिस केस इट विल नॉट अमाउंट टू एक्नॉलेजमेंट, बिकॉज यहां पर कुछ एक्नॉलेज ही नहीं किया। राइट। तो यहां पर आप एक्सप्लेनेशन नहीं लगा सकते। एक्सप्लेनेशन तब लगती है अगर स्टेटमेंट में कोई एक्नॉलेजमेंट की हुई है आपने एंड कोई पार्ट उस एक्नॉलेजमेंट से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि वो पार्ट एक्नॉलेजमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा और वो एक्नॉलेजमेंट ही काउंट। बट अगर किसी स्टेटमेंट में एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं, मियरली आपको वर्ड कोई एक्सप्लेनेशन से रिजेंबल करता दिख जाता है कि आई विल नॉट पे यू एनीथिंग, आप इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं कह सकते, बिकॉज इस स्टेटमेंट में कोई एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं। राइट। तो याद रखना है कि एक्नॉलेजमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन कहती है अगर आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखी, अगर उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट करे, उस एक्नॉलेजमेंट के साथ आपने रिफ्यूजल टू पे कह दिया, आपने उस एक्नॉलेजमेंट की एग्जैक्ट नेचर नहीं बताई, वो एक्नॉलेजमेंट आपने किसी थर्ड पर्सन को करी है, उस एक्नॉलेजमेंट में आपने सेटअप को उठा लिया, ये फैक्टर्स आपकी दी हुई एक्नॉलेजमेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। आपकी एक्नॉलेजमेंट वैलिड एक्नॉलेजमेंट ही काउंट होगी। दिस इज द स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगर कोई चीज एक्नॉलेजमेंट के अंदर फॉल ही नहीं कर रही तो वहां पर एक्सप्लेनेशन हैज नो रोल टू प्ले। तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। राइट। आई होप सो आप इस चीज को समझे होंगे एंड आप इसको अप्रिशिएट भी कर पाएंगे व्हाट आई हैव टोल्ड यू। करेक्ट। तो अब हम इसके बेसिस के ऊपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं व्हाट इट हैज टू से। राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं एक मिनट डायग्राम बना लूं तो उसके बेसिस के ऊपर हम देखते हैं। So let's proceed further. For example, this is a reckoning date. इस दिन आपका पीरियड रेकन हुआ। इस दिन
आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर हुआ। करेक्ट। अगर इस पीरियड के दौरान, इस पीरियड के दौरान पर्सन एक्नॉलेजमेंट करता है, पर्सन एक्नॉलेजमेंट करता है, तो एक्नॉलेजमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी ओरल एक्नॉलेजमेंट, इट कैन बी रिटन एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट आपकी दो टाइप की हो सकती है। इट कैन बी एन ओरल एक्नॉलेजमेंट ऑल्सो, इट कैन बी अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑल्सो। करेक्ट। तो अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट ओरल है, इट हैज नो रोल टू प्ले, इसका कोई रोल नहीं। तो एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18। 18 के पर्पज के लिए नंबर 1, एक्नॉलेजमेंट आपने प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर करी, और वो एक्नॉलेजमेंट रिटन चाहिए। ये रिटन एक्नॉलेजमेंट भी दो टाइप की हो सकती है। दिस इज साइंड और द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट साइंड। करेक्ट। अगर आपने प्रिस्क्राइब पीरियड में एक्नॉलेजमेंट करी, वो एक्नॉलेजमेंट ओरल है, इट हैज नो रोल टू प्ले, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आपने प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर एक्नॉलेजमेंट करी और एक्नॉलेजमेंट रिटन है, बट वो एक्नॉलेजमेंट पार्टीज के द्वारा साइंड नहीं है, इट हैज नो रोल टू। तो मतलब कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18, पार्टी ने प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर एक एक्नॉलेजमेंट करी, वो एक्नॉलेजमेंट रिटन है एंड ड्यूली साइंड है। तो उस केस के अंदर, इन दैट पर्टिकुलर केस, इस केस में आपका फ्रेश प्रिस्क्राइब्ड पीरियड चलना स्टार्ट होगा। कब से? इट विल बी फ्रॉम अ डेट व्हेन इट वाज साइंड, उस दिन से जब एक्नॉलेजमेंट को साइन किया गया है। सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आप प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के दौरान कोई एक्नॉलेजमेंट करते हैं, आप कहते हो कि जी हाँ मानता हूं मैंने पैसे देने हैं, वो एक्नॉलेजमेंट एक्सप्लेनेशन के अंदर भी फॉल कर रही हो, वी आर नॉट कंसर्न, बट वो एक्नॉलेजमेंट ओरल है, जुबानी, इट हैज नो रोल टू प्ले। तो इसलिए अगर कोई इंसान आपको एक्नॉलेजमेंट फोन पे कर देता है, कोई इंसान एक्नॉलेजमेंट जुबानी तौर पे कर देता है, उस एक्नॉलेजमेंट का कोई रोल नहीं है, वो सेक्शन 18 को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक्नॉलेजमेंट का रिटन होना बहुत जरूरी है, लिखती में होनी चाहिए, इसलिए एक्नॉलेजमेंट आप लिखवा कर, सिर्फ लिखती जरूरत नहीं है, वो एक्नॉलेजमेंट साइंड भी चाहिए। अगर एक्नॉलेजमेंट साइंड नहीं है, इट हैज नो रोल टू प्ले। इसलिए पुराने जमाने में जो एक्नॉलेजमेंट टेलीग्राम से की जाती थी, टेलीग्राम से, अभी तो बंद हो चुका है, जो एक एग्जामिनेशन एक्नॉलेजमेंट टेलीग्राम से की जाती थी, अगर आप टेलीग्राम के अंदर लिखकर भेज देते थे कि हाँ मैं मानता हूं मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, तो वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट काउंट नहीं होती, वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट काउंट नहीं होती, बिकॉज टेलीग्राम कभी साइन नहीं होता था। दैट्स वाई। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, यस, आप ईमेल के अंदर आप डिजिटल सिग्नेचर्स को भेज दें, दैट विल बी वैलिड एक्नॉलेजमेंट। करेक्ट। डिजिटल सिग्नेचर्स के बिना अगर आप भेज रहे हो, उसमें कोई सिग्नेचर्स नहीं है, तो इट इज नॉट वैलिड एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, रिटन, डिजिटली रिटन भी हो सकता है, इट कैन बी हैंड रिटन ऑल्सो, प्लस इट मस्ट बी साइंड। अगर साइंड नहीं है, इट हैज नो रोल टू प्ले। तो अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट, तीन फीचर्स चाहिए एक्नॉलेजमेंट में, अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर है, लिखती रूप में है एंड पार्टीज के द्वारा साइंड है, तो उस केस के अंदर आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा जब एक्नॉलेजमेंट आपकी साइन की गई थी। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठा
एक्नॉलेजमेंट साइन कब की गई, डेट मेंशन नहीं करी आप, तो क्या होगा? तो सेक्शन 18 कहता है कि अगर आप एक्नॉलेजमेंट को साइन नहीं करते और वो अनसाइंड है, अनडेटेड है, सॉरी, साइंड है बट इट इज अनडेटेड, तो आप उसकी डेट का ओरल एविडेंस दे सकते हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अगर आप ध्यान से देखते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लाइज अपॉन द पर्सन हु वांट्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 18। वो एविडेंस दे कि इसको साइन कब किया गया था। तो इन रिलेशन टू दिस द ओरल एविडेंस कैन बी वैलिडली गिवन, ये वैलिडली दिया जा सकता है। करेक्ट। So this is what simply it has to say, and this is a very 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 simple section. बस हम इसको कभी ढंग से देखते नहीं। करेक्ट। नंबर 2, जो जी ऑडियो ऑडियो एक्नॉलेजमेंट है, देखो ऑडियो एक्नॉलेजमेंट इज नॉट वैलिड। ऑडियो एक्नॉलेजमेंट वैलिड इसलिए नहीं है बिकॉज वो साइंड नहीं। तो अगर आप किसी को कोई मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देते हो, कोई इंसान आपकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, सो इट इज नॉट साइंड। हाँ, अगर आप ऑडियो को आप साइन करके भेजते हैं, आपको ये ऑडियो सर्टिफिकेट भेजते हो विच इज साइंड, विच इज ड्यूली साइंड, देन उस केस के अंदर आप उसको एक्नॉलेजमेंट मान सकते हैं। मियरली का क्वेश्चन आ जाता है कि ऑडियो एक रिकॉर्डिंग है, तो उसको आप एक्नॉलेजमेंट नहीं कर सकते। देखें जी जेटली जी, एविडेंस टर्म बाद में आए कि हम एविडेंस क्या दे सकते हैं। हम एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं यार, तो प्लीज डोंट गो आफ्टर एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में तो बहुत कुछ दे सकते हैं। एविडेंस एक्ट में तो ओरल एविडेंस भी होता है, तो यहां पर हम ओरल एक्नॉलेजमेंट थोड़ा ना मान लेंगे कि एविडेंस एक्ट में जी ओरल अलाउड है तो यहाँ पे भी एक्नॉलेजमेंट ओरल होगी। तो व्हेन वी आर रीडिंग सेक्शन 18, तो वी आर बाउंड बाय द वर्ड्स ऑफ सेक्शन 18, राइट। तो यहां पर लिखा है एक्नॉलेजमेंट रिटन प्लस साइंड चाहिए। करेक्ट। तो अगर वो एक्नॉलेजमेंट साइंड ही नहीं है, कोई इंसान आपके घर आप पे कहने आया, उसने कहा हाँ मैं मानता हूं मुझे पैसे देने हैं, आपने उसकी वीडियो बना ली, इट इज नॉट एक्नॉलेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18। आप इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं कह सकते फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है जी, इस चीज को प्लीज आप याद रखिएगा, इस चीज को, राइट। तो अब पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं, आगे देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब हम सेक्शन को पढ़ते हैं एक बार, तो एक बार सेक्शन को पढ़ लिया, आपको ये सेक्शन ऑटोमेटिकली खुद ही क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास वैसे बहुत पढ़ा है ये पढ़ने वाला। हम्म। तो यहां पर ये कहता है, सबसे पहली चीज प्लीज इसको वन बाय वन देख लें, उसके बाद आई विल बी गोइंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑफ 25 एंड द रिलेशन ऑफ सेक्शन 18। देखते हैं आगे। ये कहता है इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, नंबर 1, सेक्शन 18 एप्लीकेबल सिर्फ तब है, सेक्शन 18 हैज अ रोल टू प्ले ओनली इफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है। अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर हो जाता है, इट हैज नो रोल टू प्ले। करेक्ट। नंबर 2, सेक्शन 18 अप्लाई करता है सूट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट। दिस इज नंबर 2। सेक्शन 18 एप्लीकेबल अपील्स पे नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अपील्स, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन सूट्स एंड एप्लीकेशन। और सूट्स पे यहां पर जो है वो सिर्फ मनी रिलेटेड सूट्स नहीं है, सूट्स इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल इमूवेबल मनी, और इन रिलेशन टू एनी राइट, राइट फॉर स्पेसिफिक enforcement ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट फॉर एनी अदर राइट विच यू हैव, लीगल राइट, कोई भी आपके पास लीगल राइट है उसके इन्फोर्समेंट के लिए उनके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। दिस इज सेकेंड थिंग। बट यहां पर क्वेश्चन ये उठा, यहां पर इन्होंने सूट्स और एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो क्या
ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस के ऊपर भी एप्लीकेबल है। करेक्ट। तो उसके रिलेशन के अंदर मैं आपको सी पढ़ के बता रहा हूं। दिस इट सेज द एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और एन ऑर्डर shall not be deemed to be an application in respect of any property or right। तो मतलब कि अगर हम एक्सप्लेनेशन सी को पढ़ते हैं तो हमारे पास यहां पर एक चीज पता चल जाती है कि यहां पर जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर एप्लीकेशन डजंट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्री एग्जामिनेशन के लिए। राइट। तो व्हाट इट टॉक्स अबाउट, इट सेज अगर आप प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट करते हैं, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में करनी है आपको, अगर वो एक्सपायर हो गया 18 हैज नो रूल टू प्ले। सेक्शन 18 सूट्स और एप्लीकेशन पे लगता है। यहां पर एप्लीकेशन डजंट इंक्लूड एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस। दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन सी हैज टू से। सो मतलब कि सेक्शन 18 इज एप्लीकेबल ऑन सूट्स एंड एप्लीकेशंस अदर देन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस। प्लस ये सिर्फ मनी सूट के साथ रिलेट नहीं कर रहा, ये रिलेट कर रहा है प्रॉपर्टी के सूट्स एंड राइट के सूट्स। तो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मूवेबल, इमूवेबल, मनी, एनी सॉर्ट ऑफ सूट्स। करेक्ट। प्लस एनी लीगल राइट्स। तो ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, खासकर ये पॉइंट। आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज बीन मेड इन राइटिंग। एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में है, साइंड बाय द पार्टी against whom such property or right is claimed or by any person through whom he derives his title or liability। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट आपने दी है, नंबर 1 प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में दी है, नंबर 2 वो साइंड है एंड रिटन है। तो इस केस में क्या होगा, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कम्यूटेड। तो इस केस में आपका फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कम्यूट किया जाएगा, चलेगा। तो रेकन होगा कब से, द डेट व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज साइंड, जिस दिन एक्नॉलेजमेंट को साइन किया गया। इट इज नॉट व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज मेड, इट इज व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज साइंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दोनों बैठे, मैंने 1 तारीख को एक्नॉलेजमेंट लिखी और 5 तारीख को उस एक्नॉलेजमेंट को साइन किया। तो यहां पर लिमिटेशन पीरियड 5 तारीख से स्टार्ट होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। करेक्ट। इस चीज को आपको याद रखना है। सबसेक्शन 2 इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इट सेज आपके 90% क्वेश्चन इसमें कवर अप हो जाएंगे जो मुझसे पूछ रहे थे। वेयर द राइटिंग कंटेन्स एन एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड। अगर आप एक्नॉलेजमेंट के ऊपर अब डेट डालना भूल गए कि कब उसको साइन किया गया था, the oral evidence may be given of the time when it was signed, but subject to the Indian Evidence Act, the oral evidence of its content shall not be received। तो अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो अनडेटेड है, तो उसके रिलेशन में तो आप ओरल एविडेंस देकर बता सकते हो कि इसको साइन कब किया गया था, आप डेट का एविडेंस दे सकते हो। बट अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट खो जाती है या गुम जाती है तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आप उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते कंटेंट का। दैट इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस। तो इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, ये हम एविडेंस एक्ट में देखेंगे व्हाट इट हैज टू से, बट आपको भी यहां पर इतना ही देखना है। करेक्ट। राइट। तो इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देके जाऊंगा, तो आप मुझे ढूंढ कर बताएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इसको आगे देखना स्टार्ट करते हैं, नरिश करना स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो प्लीज इसको गौर से देख लें जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहां से पीरियड रेकन हुआ, यहां पर पीरियड एक्सपायर, ठीक है जी। इस पीरियड के अंदर पार्टी ने एक्नॉलेजमेंट करी, या इस पीरियड के अंदर पार्टी ने एक्नॉलेजमेंट करी। ये एक्नॉलेजमेंट कैन बी विद द प्रॉमिस, इट कैन बी विदाउट प्रॉमिस। दिस एक्नॉलेजमेंट कैन बी विद प्रॉमिस, दिस एक्नॉलेजमेंट कैन बी विदाउट प्रॉमिस, ठीक है जी। अब हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है उसके चार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। तो हमने यहां पर देखा सेक्शन 18 में एक्नॉलेजमेंट चाहे विद प्रॉमिस हो चाहे विदाउट प्रॉमिस हो, तो ये दो टाइप की हो सकती है, रिटन, ओरल। Now oral has no role to play. Written can be of two types: signed, not signed. Not signed has no role. तो यहां पर ओनली साइंड वन विल अप्लाई। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा इस केस में, कि इस केस में फ्रेश प्रिस्क्राइब्ड पीरियड विल बिगिन टू रन। तो नया आपका पीपी स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट 18 हैज टू से। लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट है, इट इज विदाउट प्रॉमिस टू पे, इसका कोई रूल नहीं। अगर एक्नॉलेजमेंट इज विद अ प्रॉमिस टू पे, इसमें प्रॉमिस टू पे है, आप एक्नॉलेज कर रहे हो लायबिलिटी प्लस आप प्रॉमिस टू पे कर रहे हैं, तो ये भी दो टाइप की हो सकती है। इट कैन बी रिटन प्लस इट कैन बी ओरल। अगर ये ओरल है, इट हैज नो रोल टू प्ले। इफ इट इज रिटन, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स: साइन, नो साइन। करेक्ट। If it is signed, if it is not signed, it has no role to play. If it is signed, तो उस केस के अंदर this acknowledgement will result in a creation of new contract as per section 25 of Indian Contract Act. करेक्ट। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट्स का आउटकम देखें, उसके बाद फिर हम इनका डिफरेंस देखते हैं। सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फर्क क्या है? सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा है एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे, प्रॉमिस टू पे के बेसिस पे। तो मतलब कि इट इज गिविंग राइज टू अ न्यू कॉज ऑफ एक्शन। वेयर एज सेक्शन 18 जो है वो न्यू कॉज ऑफ एक्शन नहीं राइज कर रहा, वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा है, वो आपके जो ओरिजिनली पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसका लिमिटेशन पीरियड वापस से स्टार्ट कर रहा है। तो मतलब कि सेक्शन 18 is only affecting the running of limitation period. Section 25 of Indian Contract Act is not affecting the limitation period. It is making a new contract. वो एक न्यू कॉज ऑफ एक्शन को राइज दे रहा है। राइट ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब तक आपको इसकी स्कोप का डिफरेंस नहीं समझ होगा, आपका इसका रिजल्ट का डिफरेंस नहीं समझ होगा, तब तक अंदर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। करेक्ट। तो अब मैं आपको एक बार 25 की वर्डिंग पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन दोनों का डिफरेंस समझाता हूं। किसको बहुत से बच्चे इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बट इट इज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। अगर आप डायग्राम के बेसिस के ऊपर उसको देखेंगे आप इसको इजीली समझ पाएंगे। तो बट एक बार मैं आपको पढ़कर सुना दूं ये कहता क्या है। एक बार सेक्शन 25।
ना। मैं आपको 25 सेक्शन 25 का थर्ड पढ़ा रहा हूं। इट सेइज एन एग्रीमेंट विदाउट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर आप एग्रीमेंट करते हो बिना कंसिडरेशन के वो वॉइड होता है अनलेस, बट इस केस में वैलिड है। इट इज अ प्रॉमिस, आपने प्रॉमिस किया है तो मतलब कि देयर इज अ प्रॉमिस, तो एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इन नेचर ऑफ अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय अ पर्सन to be charged therewith or by the agent generally or specially authorized in this behalf to pay wholly or to pay in part a debt which the creditor might have enforced the payment but for the law for the limitation of suits। अगर आप कोई प्रॉमिस करते हैं, राइटिंग में करते हैं, साइंड करते हैं इन रिलेशन टू अ डेट जो टाइम बार्ड हो चुका है, so that promise will result in the creation of a valid contract even though it is without consideration, but still it will amount to a creation of a valid contract। This is what section 25 has to say। ठीक है, अब हम इसके बेसिस के ऊपर अपने डायग्राम के ऊपर आते हैं। हाँ, तो अगर आप देखते हैं, तो अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट प्रॉमिस टू पे है, रिटर्न में है, साइन में, तो इस केस में इट विल रिजल्ट इन अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करेगी। तो अब हम वन बाय वन इनके डिफरेंसेस लिखते हैं। आप अपनी कॉपीज के अंदर इनके डिफरेंसेस को लिख सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद हम इसको आगे देखें। नंबर वन, सेक्शन 18 प्रॉपर्टीज एंड राइट्स के साथ डील करता है, वेयर एज सेक्शन 25 सिर्फ मनी के साथ डील करता है। इट्स अ फर्स्ट डिफरेंस। सेक्शन 25 सिर्फ और सिर्फ डेट्स के साथ डील करता है, जहां पर आपको पैसा देना है, डेट्स एंड द क्रेडिटर्स। वेयर एज सेक्शन 18 की जो स्कोप है, अगर आप 18 की स्कोप को यहां पर देखते हैं, it is not restricted to only debts, it covers properties and rights also। it's a first difference। second difference, 18 में जो एक्नॉलेजमेंट है इसकी नेचर बहुत बड़ी है। इसकी जो एक्नॉलेजमेंट है, इसकी जो नेचर है वो बहुत बड़ी है। इट इंक्लूड्स अ प्रॉमिस टू पे, इवन इट इंक्लूड्स अ नॉन प्रॉमिस टू पे। बट 25 के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट है, इट मस्ट बी इन द नेचर ऑफ प्रॉमिस, वो प्रॉमिस की नेचर में जाए। इट इज अ सेकेंड डिफरेंस। थर्ड, कब आप सेक्शन 18 को अप्लाई करेंगे, तो 18 से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा। जो ऑलरेडी आपका कॉन्ट्रैक्ट था, जो ऑलरेडी आपकी लायबिलिटी थी, उसका पीरियड आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। वेयर एज अगर आप प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद जो एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, जो 25 से हिट हो रही है, ये कोई नया पीरियड नहीं चला रही, ये आपका नया कॉन्ट्रैक्ट बना रही है। इट इज क्रिएटिंग अ न्यू कॉज ऑफ एक्शन। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस डजंट क्रिएट अ न्यू कॉज ऑफ एक्शन, इट मियरली चेंज द रेकनिंग ऑफ अ पीरियड। दिस मेक्स अ न्यू कॉज ऑफ एक्शन, ये नया कॉज ऑफ एक्शन बना। फोर्थ, 18 में जो आपका एक्नॉलेजमेंट है, इट मस्ट बी विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। 25 में जो एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। दैट इज द स्कोप ऑफ दीज प्रोविजंस। ये दो प्रोविजंस की स्कोप है। इसके चार डिफरेंसेस हैं। ये चार डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं इसके डिफरेंसेस। हम इसके चार डिफरेंसेस को रिपीट कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से? नंबर वन, सेक्शन 18 जो है वो कहता है कि एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर्टी के सूट की भी हो सकती है एंड राइट्स की भी हो सकती है। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ और सिर्फ मनी के साथ डील करता है, सिर्फ और सिर्फ डेट्स के साथ डील करता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड।
नंबर 2, सेक्शन 18 में जो एक्नॉलेजमेंट है वो विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। सेक्शन 25 में जो एक्नॉलेजमेंट है वो टाइम बार्ड सूट में है, तो मतलब कि वहां पर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद एक्नॉलेजमेंट हो रही है। नंबर 3, सेक्शन 18 में जो एक्नॉलेजमेंट की नेचर है वो बहुत बड़ी है एज पर एक्सप्लेनेशन। तो एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड्स इवन प्रॉमिस टू पे एंड इट इंक्लूड्स द अदर टाइप ऑफ एक्नॉलेजमेंट आल्सो, बट 25 के अंदर वर्ड प्रॉमिस लिखा हुआ है, तो 25 के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इन द शेप ऑफ अ प्रॉमिस होनी चाहिए। लास्ट, 18 नया कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट नहीं कर रहा, वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा एक्नॉलेजमेंट में, वो आपकी एक्नॉलेजमेंट पे नया टाइम स्टार्ट कर रहा है। करेक्ट। वेयर जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप इसको समझ पाएंगे। राइट, कि व्हाट हाउ इट विल बी देयर, इन व्हाट वे इट विल बी मींस डिस्कस। तो मैं आपको उसका छोटा सा एक आंसर दे रहा हूं, आपको एग्जाम्पल देना, आप उस एग्जाम्पल को समझें तो आप उसको समझ पाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे 10,000 रुपये लेने थे, आपने मुझसे 10,000 रुपये लेने थे, ठीक है। मैं एक्नॉलेजमेंट करता हूं, मैं मानता हूं कि मैंने आपको 10,000 देने हैं, बट मैं दूंगा सिर्फ 5,000। ठीक है, गौर से सुने आप। आपने मुझसे 10,000 लेने थे, मैं एक्नॉलेजमेंट करता हूं कि मैं मानता हूं आपने मुझसे 10,000 रुपये लेने हैं, बट मैं दूंगा सिर्फ 5,000। आई विल गिव यू ओनली 5,000 रुपीज। ठीक है, ये मैंने एक्नॉलेजमेंट करी। देखिए, अगर मैं यही एक्नॉलेजमेंट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद करता हूं, रिटन साइन, आपका फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे 10,000 रुपये लेने थे, 10,000 रुपया हो गया टाइम बार्ड, मैं एक्नॉलेजमेंट करता हूं, आई एडमिट आई हैव टू गिव यू 10,000 रुपीज, बट आई विल गिव यू 5,000। तो इस केस में दिस एक्नॉलेजमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 will result in a creation of a new contract according to which I will pay you 5,000। तो यहां पर 10,000 वाला जो सूट था वो तो टाइम बार्ड हो चुका है, यहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट बना है जो कहता है कि मैं आपको 5,000 दूं। तो इस नए कॉज ऑफ एक्शन में आपके पास राइट सिर्फ 5,000 क्लेम करने का है, बिकॉज आई हैव मेड अ प्रॉमिस ऑफ 5। करेक्ट। अब देखें, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड चल रहा था, उसके दौरान मैं आपको कहता मानता हूं मैंने 10,000 देने हैं, बट मैं दूंगा 5,000। इस एक्नॉलेजमेंट से कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बना, जो 10,000 वाला क्लेम है उसका लिमिटेशन पीरियड वापस से स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी आप 10,000 जो क्लेम कर सकते हैं वो नए लिमिटेशन से क्लेम कर सकते हैं। तो 25 के अंदर नया कॉज ऑफ एक्शन बना और आपके पास राइट सिर्फ 5,000 का था, क्योंकि मैंने प्रॉमिस 5,000 देने को किए थे। 18 के अंदर कब मैंने एक्नॉलेजमेंट करी और उसमें प्रॉमिस 5,000 का किया, उसमें कोई नया कॉज ऑफ एक्शन नहीं बना, तो जो आपका ऑलरेडी क्लेम चल रहा था 10,000 का, उसका नया लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल विच यू कैन कोट इन रिलेशन टू इट। क्लियर है जी? तो ये हम इसको एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं कहेंगे जी, इसको हम न्यू फ्रेश पीरियड कहेंगे, बिकॉज एक्सटेंशन होता है टाइम को बढ़ा देना, ये बढ़ा नहीं रहा, ये नए सिरे से टाइम को स्टार्ट करें। तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी मत यूज करें आप। तो always use the term that a new period will begin to run, a fresh period will begin to run. This is what you have to keep in mind. कल हम इसको और देखेंगे सेक्शन 19 के साथ। तो मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ढूंढ के लेकर आना है। हमने कहा कि एक्नॉलेजमेंट लिमिटेशन पीरियड के अंदर होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे दो है, अब ढूंढेंगे। आपने एक्नॉलेजमेंट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में दी, बट उसको साइन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद किया, व्हाट विल हैपन? क्या सेक्शन 18 अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? एक्नॉलेजमेंट आपने प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में दी है, बट उस एक्नॉलेजमेंट को साइन आपने प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद किया,
सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 18 ऑन इट? सेक्शन 18 का उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा? क्या लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या एक्नॉलेजमेंट का साइन भी प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू स्टडी. आप इसको ढूंढ के लेकर आए. राइट. यहाँ पे नरेश जी का एक क्वेश्चन है कि सर व्हाट टाइप ऑफ राइट्स आर इंक्लूडेड हेयर. नरेश जी, इसमें आप किसी भी कोई भी टाइप ऑफ लीगल राइट, कोई भी राइट है आपका, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं. कोई इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपके पास राइट है, राइट. कोई रिकवरी ऑफ पोजेशन का आपके पास राइट है. तो कोई भी राइट है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे वर्ड राइट मीन्स एनी लीगल राइट, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. तो आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन, तो आप ढूंढें. अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप कल की क्लास में इसको पूछ सकते हैं. सो लेट्स मीट एट 3:30. तो आई विल बी टेकिंग द क्लास ऑन अ न्यू पेज, दैट इज CPC's पेज. तो हम वहां पर उसको लगाते हैं 3:30 बजे, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ jurisdiction. लेट्स मीट.